नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार एसके जीके जी इस चैनल में आपको हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसके झा सर की बुक जो सामान्य विज्ञान है, जो सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण बुक है। यह बुक 2024 की एडिशन है, यानी यह बुक अपडेटेड है और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम बुक की 10 पार्ट को 10वां पार्ट को पढ़ेंगे, जिसमें हम इस बुक में दिए गए 10वां हो गया है 11वां पार्ट को पढ़ेंगे। दिए गए इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और साथ ही क्वेश्चन बैंक को, प्रीवियस क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे। यह सभी टॉपिक और क्वेश्चन बैंक को आपको आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको हम लोग आज बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। इसलिए वीडियो लॉन्ग बनेंगे तो आप लोग घबराइएगा नहीं, पेशेंस के साथ बने रहिएगा। एक बात और कहना चाहता हूं दोस्तों, मेरे कहना आप मानते हैं तो मैं कहूँगा कि आपको कोई भी एग्ज़ाम है तो इस बुक को शुरू से अंत तक ज़रूर से ज़रूर पढ़ कर जाना चाहिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। ज़्यादा बातें नहीं करते, और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा कर ऑल कर दीजिए, ताकि आपके पास पर डे नोटिफिकेशन पहुँच सके। और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा इस वीडियो को। चलिए क्वेश्चन के ऊपर चलता हूँ। देखिए क्या है, एसके झा सर का है, एसके झा सर का और सामान्य विज्ञान है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? सामान्य विज्ञान है, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इसमें पढ़ाया जाएगा। बायोलॉजी स्टार्ट है, बायोलॉजी कुछ दिन के बाद ख़त्म हो जाएगा। रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट एग्ज़ाम, यूजीसी, एनईटी, जेआरएफ, शिक्षक, बीएड, अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए क्या है, अति महत्वपूर्ण बुक है। ठीक है, चलिए आगे क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? थ्योरी है, प्रैक्टिकल एमसीक्यू है, विथ न्यूमेरिकल है, और प्रीवियस को एमसीक्यू है, और एसके झा सर है। ठीक है, एसके झा सर यहाँ पे हैं, तो इन्हीं का बुक है। तो चलिए जीव विज्ञान में यहाँ देखिए, जीव विज्ञान का सिलेबस दिखा देता हूँ। परिचय पढ़ा दिए हैं, कोशिका पढ़ा दिए हैं, कोशिका विभाजन पढ़ा दिए हैं, पाचन तंत्र हो गया है, श्वसन तंत्र हो गया, परिसंचरण तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, कंकाल हो गया, 9 में तंत्रिका तंत्र पढ़ा दिए हैं, प्रजनन तंत्र पढ़ा दिए हैं। अब आज पढ़ाएंगे क्या, आनुवंशिकी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक क्लास नहीं देखे हैं तो जाकर क्लास देख लीजिए और पढ़ लीजिए इस बुक को। ठीक है, तो आज 11 नंबर पढ़ाएंगे, पेज टॉपिक 11, आनुवंशिकी। क्या, आनुवंशिकी पढ़ाएंगे। ठीक है, आनुवंशिकी पढ़ाएंगे। तो आनुवंशिकी में देखिए 22 टोटल कितना है, 22 है, 22 है, जिसमें आज 11 रहेंगे तो 11 दिन और चलेगा क्लास। ठीक है, और पूरा बायोलॉजी समाप्त हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आनुवंशिकी। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, आज का जब अति है 11 नंबर है पार्ट, और आनुवंशिकी इसका चैप्टर है। क्या है, क्या क्लास, आनुवंशिकी का क्लास है जेनेटिक्स का। किसका, जेनेटिक्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन पढ़ाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, आनुवंशिकी। क्या है, आनुवंशिकी, आनुवांशिकी क्या है, आनुवांशिकी के अंतर्गत जीवों में होने वाले हेरेडिटी, क्या है, हेरेडिटी तथा वेरिटी का अध्ययन किया जाता है। किसका, वेरिटी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था, वाटसन ने किया था। किसने, वाटसन ने। जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, वाटसन ने किया। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाए कि जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, वाटसन ने किया। अगला, जेनेटिक्स क्या, जेनेटिक्स से संबंधित पहला अध्ययन
कौन किया? ग्रेगोर जोहन मोरगन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? ग्रेगर जोहन मोरगन के द्वारा किया गया। चलिए, इनके अनुसार जीवों में होने वाले एक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए 1 पेयर ऑफ फैक्टर की ज़रूरत होती है जो क्रमशः माता पिता से आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, फादर्स ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेडल को कहा जाता है। फादर्स ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है? फादर्स ऑफ जेनेटिक्स तो ग्रेगर जॉन मेडल को कहा जाता है। किसको? ग्रेगर जॉन मेडल को कहा जाता है। नेक्स्ट, फादर्स ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स टी.एच. मॉर्गन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? टी.एच. मॉर्गन को कहा जाता है। नेक्स्ट, मेडल के अध्ययन के बाद जोहानसन ने अपने अध्ययन द्वारा बताया कि फैक्टर डीएनए पर पाया जाने वाला जीन होता है जिसके द्वारा जीवों में लक्षणों का निर्धारण होता है। अर्थात जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जोहानसन ने किया था। किसने? जोहानसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोहानसन ने 1909 ईस्वी में जीन का खोज किया। जीन की खोज किसने किया? जीन की तो जोहानसन ने। कब किया? 1909 में। नेक्स्ट, वाटसन ने 1905 ईस्वी में सबसे पहले जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किया। वाटसन ने सबसे पहले जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किसने किया? तो वाटसन ने किया। कब किया? 1905 में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए आनुवंशिक गुण का वाहक है। डीएनए जो है आनुवंशिक है ना, आनुवंशिकी का गुण का क्या है? वाहक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान अपने जीन का आधा हिस्सा होता है। यौन जब प्रजनन होता है तो उसमें माता और पिता का योगदान जो है अपने जीन का आधा हिस्सा होता है। दोनों का आधा हिस्सा होता है। ठीक है, आधा आधा। नेक्स्ट, मॉर्गन ने अपने प्रयोग में माता पिस्यम सतिवियम का उपयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉर्गन का निधन 1884 में हुआ। मॉर्गन का निधन कब हुआ? 1884 में। नेक्स्ट, पौधा चुनने का कारण पौधों का छोटा लाइफ स्पैन 3 से 4 माह होता है। नेक्स्ट, पीई के पौधों में विभिन्न प्रकार के गुण मौजूद होते हैं। नेक्स्ट, वनस्पति भागों या बीज के बजाय क्या है? कोशिकाओं के मध्य से नए पौधों को उगाना टिश्यू कल्चर कहलाता है। वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के मध्य से नए पौधों को उगाना टिश्यू कल्चर कहलाता है। आगे, मॉर्गन के अध्ययन किए गए गुणों लक्षणों की संख्या 7 है। कितनी? 7 है। मॉर्गन ने मटर के पौधों का अध्ययन 2 प्रयोगों के आधार पर किया। पहला है एकल संस्करण, दूसरा है द्विज संस्करण, है ना। नेक्स्ट, एकल संस्करण, जब एक ही लक्षण के 2 भिन्न पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो इसे एकल संस्करण कहते हैं। जब एक ही लक्षण के 2 भिन्न पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो इसके एकल संस्करण कहते हैं। समझ में आ गया? दूसरा, पहले एकल समझ लेते हैं। तो क्या टॉल प्लांट मतलब टॉल मतलब लंबा, प्लांट मतलब पौधा, लंबा पौधा और बौना पौधा। ड्वार्फ प्लांट बौना पौधा। तो लंबा पौधा में टीटी जो है कैपिटल में, टीटी स्मॉल है।
तो क्या है, गेमेटोजेनेसिक है, गेमेटोजेनेसिस और गेमेटोजेनेसिस इसमें हो रहा है। आगे देखिए, F1 क्या है, जेनरेशन, F1 जेनरेशन है, यहाँ से 100% टॉल प्लांट मतलब लंबा प्लांट पौधा होगा। टी मतलब ये हो गया चलिए यहाँ से समझिए, डायरेक्ट क्वेश्चन ही पर आते हैं। क्वेश्चन क्या है, फेनोटॉपिक रेशियो, क्या रेशियो, बाहरी गुणों के आधार पर 3:1 है, और जीनोटॉपिक रेशियो आंतरिक गुणों के आधार पर 1:2:1। चलिए नेक्स्ट, और मेंडल क्या है, मेंडल ने इस प्रयोग के आधार पर 3 नियम दिए हैं। कौन कौन दिए हैं, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जीवों में एक ही गुण के अनेक प्रकार के स्वरूप दिखाई देते हैं जिन्हें आपस में एलेल कहा जाता है। नेक्स्ट, मॉर्गन के अनुसार जब विभिन्न प्रकार के एलेल एक साथ होते हैं तो उनमें से कोई एलेल का गुण उभरता है तथा कोई एलेल का गुण दब जाता है। नेक्स्ट, जिस एलेल्स का गुण उभरता है उसे डोमिनेट एलेल्स एलेल प्रभावी गुण कहा जाता है। जो एलेल्स दब जाते हैं उसे क्या रिसेसिव एलेल्स अप्रभावी गुण कहा जाता है। नेक्स्ट, पृथक्करण क्या पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ क्या सेग्रेगेशन, मेंडल के अनुसार विपरीत स्वरूप वाले एलेल्स एक पीढ़ी में यदि साथ हो जाते हैं तो अगली पीढ़ी में अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, विपरीत एलेल पृथक होने के बाद अगली पीढ़ी में किसी भी एलेल्स के साथ वियोजित होने के लिए क्या इंडिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट, तो अगला क्या है, तीसरा नंबर में स्वतंत्र अपव्यूहन, क्या स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट मतलब असॉर्टमेंट, क्या असॉर्टमेंट, विपरीत एलेल पृथक होने के बाद अगली पीढ़ी में किसी भी एलेल्स के साथ वियोजित होने के लिए इंडिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट, तो मेरे प्यारे दोस्तों सब्जेक्टिव जो है ख़त्म हो चुका है। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव के ऊपर, क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर। तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पर डे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहेगा। तो आप लोग सब्सक्राइब इस चैनल को कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, मटर के पौधों में पाए जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। मतलब मटर के पौधों में पाए जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है जो मटर में नहीं पाया जाता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो झुर्रीदार बीज, ए, बी में हो गया हरी फली, सी गोल फली, डी गोल बीज। तो कह रहा है कि मटर के पौधे में पाए जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो गोल फली जो है ये जो नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा नंबर,
डैश आनुवंशिक सामग्री के वाहक है। डैश जो है आनुवंशिक सामग्री के वाहक है। कौन है? युग्मक है, बी जीन है, सी आनुवंशिकी है, डी जर्मन कोशिका है। तो आंसर हो जाएगा बी जीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के मध्य से नए पौधों को उगाना कहा जाता है। वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के मध्य से नए पौधों को उगाना क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए टिश्यू कल्चर, बी पुनर्निर्माण, सी बहुविखंडन, डी द्विविचर विखंडन। तक उसका क्वेश्चन फिर से बता देता हूँ। वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों का उगाना क्या कहलाता है? तो टिश्यू कल्चर कहलाता है। क्या? टिश्यू कल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। यौन जब प्रजनन होता है तो उसमें माता पिता का क्या योगदान होता है? तो अपने जीवन का आधा हिस्सा, अपने जीवन का 3/4 हिस्सा, सभी जीन, अपने जीन का 1/4 हिस्सा। नहीं, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, अपने जीन का आधा हिस्सा होगा। नेक्स्ट, गुणसूत्र किससे संबंधित है? गुणसूत्र जो है किससे संबंधित है? श्वसन से नहीं, स्वांगीकरण से नहीं, आनुवंशिक लक्षणों के संरक्षण से, पोषण से। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आनुवंशिक लक्षणों के संरक्षण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें, है ना। यदि एक पौधों का समजीवी, है ना, जीनोटाइप TTRR है तो समलक्षणी फोनोटाइप होगा। क्या होगा आंसर? तो ऑप्शन ए हो गया बौना या झुर्रीदार, बी में हो गया लंबा और झुर्रीदार, सी में हो गया बौना और गोल, डी में हो गया लंबा और गोल। तो आंसर हो जाएगा बौना और गोल हो जाएगा। सी हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट, 7 नंबर में, एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र कौन सा संयोजी होता है? एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र कौन सा संयोजी होता है? तो कौन सा होता है? ऑप्शन ए 44 गुणसूत्र प्लस XX, 22 गुणसूत्र प्लस XS, 44 गुणसूत्र प्लस XY, 22 गुणसूत्र प्लस XY। तो क्या करा? एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र कौन सा संयोजी होता है? तो ऑप्शन ए 44 गुणसूत्र होता है प्लस XS हो गया फीमेल का, है ना। तो 44 गुणसूत्र प्लस XS केवल माता के ही हैं। नेक्स्ट, 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, मतलब सही है? नेक्स्ट, ऑप्शन क्या है? टिड्डों तथा कुछ अन्य कीटों के नरों में सिर्फ 4 लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। बी, किसी नर में एक X गुणसूत्र और 2 Y गुणसूत्र होते हैं। सी, मानवों में 46 गुणसूत्र होते हैं जिनमें से 21 जोड़े अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं। अलैंगिक गुणसूत्र कितने होते हैं? 21 जोड़े होते हैं, 42 होते हैं। चलिए आ जाइए डी में, द्विगुणित। क्या द्विगुणित जीव उनमें से लिंग अलग अलग होते हैं कि द्विगुणित कोशिका में गुणसूत्र का एक विशेष जोड़ा होता है जो लिंग का निर्धारण करता है और इन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो आंसर यही हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 10 में आ जाइए, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में क्रोमोसोम होती है। मतलब एक सामान्य मानव के शरीर में कोशिका में क्रोमोसोम होती है। क्या कितना होता है क्रोमोसोम? तो 43, 44, 45, 46। तो होता है 46। डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 10, बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है? बच्चे का लिंग जो है किससे निर्धारित होता है?
तो ऑप्शन ए गुणसूत्र से, बी माँ का रक्त समूह से, सी माता पिता के RH का कारक से, डी पिता के रक्त समूह से। तो ऑप्शन ए हो जाएगा गुणसूत्र से। बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है? तो गुणसूत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए में हो गया मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से 21 जोड़े ऑटोसोम्स और 2 जोड़े लिंग गुणसूत्र होते हैं। जेनेटिक्स शब्द जेडी वाटसन द्वारा 1906 में दिया गया। नेक्स्ट, मेंडल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीन को आनुवंशिकता के रूप में 1886 में देखा। नेक्स्ट, ADNA अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड रज्जुकोण जैसे एक घुमावदार सीढ़ी का बना होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? डी हो जाएगा आंसर। क्या? डी। एक DNA अणु 2 क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड रज्जुकोण जैसे एक घुमावदार सीढ़ी का बना होता है। उसे क्या करता है? उसे इसमें सत्य चुनना था। तो सत्य क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तो सत्य यही है, डी है। नेक्स्ट 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही का गलत कथन है? मतलब सही या गलत कथन है। कौन सा सही या गलत कथन है? चलिए बताइए। अब ए का मीटर देख लीजिए। मटर का पौधा मेंडल द्वारा कार्य करने के लिए चुना गया था। किसके द्वारा चुना गया था? मेंडल के द्वारा। किसका? मटर का। बी में है गुणसूत्र कारक का वाहक है। गुणसूत्र जो है कारक का वाहक है। और सी में है मानव अंग में भुजाएं पक्षियों के पंखों के अनुरूप होता है। भुजाएं जो है पक्षियों के पंखों के अनुरूप होता है। तो बताइए कौन सा कथन सही या गलत है? चलिए, तो ए में हो जाएगा केवल कथन ए सही है, बी और सी गलत है। बी में है केवल कथन बी सही है परंतु सी ए गलत है। तो दोनों गलत है। और कथन सी में है कि केवल कथन ए और बी सही है और सी गलत है ना? सी गलत है। तो आंसर सी ए होना चाहिए। सी हो जाएगा। केवल कथन सी सही है, बी और ए गलत है। नहीं, आंसर क्या हो जाएगा? क्या कथन ए और बी सही है लेकिन सी गलत है। चलिए 13 नंबर में है लैंगिक प्रजनन में डैश के का डैश शामिल होते हैं। लैंगिक प्रजनन में डैश के का या डैश के डैश शामिल होते हैं। क्या शामिल होते हैं? ए में हो गया समान लिंग 2 जनक, बी में हो गया विपरीत लिंगो 1 जनक, सी में हो गया विपरीत लिंगो 2 जनक। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट 14 नंबर, एक मादा युग्मक में डैश क्रोमोसोम होते हैं। एक मादा युग्मक में कितने क्रोमोसोम होते हैं? बताइए कितने होते हैं? तो 23 जोड़ी होते हैं। एक मादा युग्मक में क्रोमोसोम होते हैं 23। ठीक है। नेक्स्ट मादा क्रोमोसोम में मादा के अनिषेचित अंडे में होते हैं। मादा के अनिषेचित अंडे में होते हैं। क्या होते हैं? तो एक्सेस क्रोमोसोम एक एक्स क्रोमोसोम होता है, XY क्रोमोसोम और एक Y क्रोमोसोम। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। एक एक्स क्रोमोसोम होता है। सी 16 नंबर, आनुवांशिक लक्षणों के जीन समूहों को कहते हैं। क्या है? आनुवांशिक लक्षणों के जीन जो है समूहों को कहते हैं। किसको कहते हैं? एलील्स को कहते हैं, फिनोटाइप को कहते हैं, जीनोटाइप को और प्रॉब्लम जीन को। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा, जीनोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, पुरुष शुक्राणु। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? पुरुष शुक्राणु
में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? तो ऑप्शन ए में हो जाएगा 24, बी में हो जाएगा 23, सी में हो जाएगा 48, डी में हो जाएगा 46। तो फिर से एक बार और रिपीट करते हैं, पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 23 होती है। पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या 23 होती है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अब चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, और इसके बाद देखते हैं है कि नहीं, एक बार झलक से दिखा है क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, है क्वेश्चन। तो 18 नंबर देख लेते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलिए 18 नंबर में है, मानव शरीर की कोशिकाओं में डैश पाए जाते हैं। मानव शरीर की कोशिकाओं में डैश पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? तो 21 जोड़ी गुणसूत्र, 22 जोड़ी गुणसूत्र, 20 जोड़ी गुणसूत्र, 23 जोड़ी गुणसूत्र। ऑप्शन डी हो जाएगा। मानव शरीर की कोशिकाओं में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो कितने जोड़ी जो है मानव शरीर की कोशिकाओं में डैश पाए जाते हैं, कोशिका में क्या पाए जाते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर में, प्रजातियों में डैश जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है। प्रजातियों में डैश जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। ऑप्शन ए प्रजातिकरण, बी परागण, सी परिवर्तन, डी निषेचन। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, परिवर्तन। नेक्स्ट 20 में हो गया, माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संरक्षण को क्या संचरण को डैश कहा जाता है? माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? वंश, बी हो गया रूपांतरण, सी हो गया क्रमिक विकास, डी हो गया आनुवंशिकता। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, आनुवंशिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर में है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवंशिक विकार है? कह रहा है कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवंशिक विकार है? तो आनुवंशिक कौन सा है? थैलेसीमिया। क्या है? थैलेसीमिया, बी एनीमिया, सी रतौंजी, डी कैंसर। तो आंसर हो जाएगा ए क्या है? थैलेसीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 22 में, बच्चों का लिंग डैश से प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होगा। किसके द्वारा होगा? तो पिता के द्वारा होगा, ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23 नंबर, किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है? तो कौन ला सकता है? ए में हो जाएगा बीजांड द्वारा जनन हो सकता है, बी पुनर्जनन, और सी लैंगिक, और डी मुकुलन। तो आंसर हो जाएगा लैंगिक। 24 नंबर में, PDF1 में दिखाई देने वाला लक्षण क्या होता है? तो प्रबलता होता है। क्या होता है? प्रबलता होता है। नेक्स्ट 25 नंबर में, डैश ने वंशानुक्रम के नियमों को प्रतिपादित किया था। किसने वंशानुक्रम के नियम का प्रतिपादित किया था? किसने किया था? तो ए ग्रेगर मेडल ने, बी चार्ल्स डार्विन ने, सी स्टेनले मिलर ने, डी हेरोल्ड रे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ग्रेगर मेडल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा 26 नंबर में? 26 नंबर हो गया कि मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स क्रोमोसोम उसकी डैश से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? तो ए माता में या पिता से, बी माता से, और सी पिता से, और डी माता और पिता दोनों से। तो ऑप्शन हो जाएगा बी जो है एक्स क्रोमोसोम जो है उसकी माता से प्राप्त होती है। किससे? उसकी माता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवों में नए युग्मक निम्न में से कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है? कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है? तो ऑप्शन में होगा केवल एक्स गुणसूत्र, केवल वाई गुणसूत्र, बी सी में हो गया एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र, डी में हो गया एक्स और वाई गुणसूत्र। क्या है? एक्स या वाई गुणसूत्र से। तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा।
28 नंबर में आइए। डैश उत्परिवर्तन, डैश उत्परिवर्तन क्या है? म्यूटेशन, आनुवंशिक नहीं होता है। क्या होता है? आनुवंशिक नहीं होता है। किसके कारण नहीं होता है? विलोपन। और बी हो जाएगा प्रतिलोप, क्या है? प्रतिलिपिकरण। सी हो जाएगा प्रविष्ट और डी हो गया दैहिक। आंसर हो जाएगा डी दैहिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। यदि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 46 है तो मनुष्य की दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं? तो आंसर हो जाएगा बी 46। क्वेश्चन 30 नंबर। वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है वह डैश है। क्या है? क्या है? प्रबल है। क्या है? प्रबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब, मेडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब ए में हो जाएगा माता पिता शुद्ध प्रजनक है। क्या है? प्रजनक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, माता पिता शुद्ध प्रजनक है। नेक्स्ट 32 नंबर। जीन उत्परिवर्तन नियम में से किसके कारण होता है? जीन जो है उत्परिवर्तन नियम में निम्न में से किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ऑप्शन ए प्रजनन, बी प्रोटीन के अनुक्रमण में परिवर्तन, सी नाइट्रोजनी क्षारों अनुक्रम में परिवर्तन। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन। डाई हाइब्रिड क्या है? डाई हाइब्रिड क्या संकर क्रॉस में विपर्यासी लक्षणों की जोड़ी पाई जाती है। विपर्यासी लक्षण से उत्पन्न जोड़े स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। एक जोड़ा स्वतंत्र रूप से वर्गीकरण करता है। क्या करता है? दो करता है। क्या करता है? दो। कितना? दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर में। मेडल ने F1 पीढ़ी के पौधों से F2 वंशज डैश की उत्पत्ति द्वारा प्राप्त किया है। किसके द्वारा प्राप्त किया है मेरे प्यारे दोस्तों? तो स्वपरागण के द्वारा किया है। किसके द्वारा? स्वपरागण के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर में। डैश आनुवंशिकी गुणों के वाहक है। क्या है? वांशिकी गुणों का वाहक है। तो कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? तो डीएनए है। कौन? डीएनए है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? 36 नंबर में। डैश ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया। किसने योगदान दिया है? तो स्टेनले मिलर ने, JBS हेल्डन ने, और सी में हो गया चार्ल्स डार्विन ने, डी हो गया ग्रेगर मेडल ने। आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर हो जाएगा डी ग्रेगर मेडल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर में है कि 556 गोल हरे और सिकुड़े पीले बीजों के हाइब्रिड क्रॉस में डैश बीज गोले और पीले होते हैं। क्या है? 315 में। क्या है? 556 गोल हरे और सिकुड़े पीले बीजों के हाइब्रिड क्रॉस में डैश बीज गोले और पीले होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? डी 315। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन आंसर हुआ? 315 हो गया। अगला 38 नंबर में। F2 जनरेशन में क्या फेनोटाइप अनुपात डैश होता है? कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों? 9:3:3:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर में। आधुनिक आनुवंशिकी का जनक, फादर्स ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसे माना जाता है? तो TH मॉर्गन को माना जाता है। TH मॉर्गन को कहा गया था। तो आया क्या कहा गया था? नेक्स्ट
40 नंबर में डैश प्रयोग हमें गुणों की विरासत को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? तो सी, मेडल के द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? मेडल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 41 नंबर। वैज्ञानिक मेडल का निधन कब हुआ था? कब हुआ मेरे प्यारे दोस्तों? वैज्ञानिक मेडल का निधन कब हुआ था? तो 1884 में हुआ था। ए कब हुआ था? 1884 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। एलील होते हैं। एलील क्या होता है? क्या है? एंजाइमों का वैकल्पिक रूप होता है। जीन का वैकल्पिक रूप होता है। क्रोमोसोम का वैकल्पिक रूप होता है। अपूर्ण प्राबल्य का रूप है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, जीन का वैकल्पिक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर में क्या कह रहा है? 43 में है आनुवंशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किया? आनुवंशिकता के नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ऑप्शन ए हो गया थॉमस रॉबर्ट माल्स ने। बी हो जाएगा जॉन मेनार्ड। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? जॉन मेनार्ड क्या है? केयंस है। ऑप्शन सी ग्रेगर मेडल। डी डोनाल्ड बेयर। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, ग्रेगर मेडल हो जाएगा। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सा कथन लिंग संबंधित निर्धारित के बारे में गलत है? लिंग संबंधित निर्धारित के बारे में क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? गलत है। तो ए में हो जाएगा एक पुरुष में X गुणसूत्र और Y गुणसूत्र होते हैं। बी में हो जाएगा बच्चे का लिंग निषेचन के समय निर्धारित किया जाता है जब नर और मादा युग्मक मिलकर एक युग्मनज बनाया है। नेक्स्ट है एक स्त्री में दो एक समान X और गुणसूत्र XY क्या X और Y होते हैं। नेक्स्ट है द्विगुणित जीवों जिनमें अलग अलग लिंग होते हैं। प्रत्येक द्विगुणित कोशिका में गुणसूत्रों का एक विशिष्ट जोड़ा जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। व्यक्ति का लिंग निर्धारित करता है किसके द्वारा? एक स्त्री में दो एक तिहाई क्या है? एक स्त्री में दो एक समान X गुणसूत्र और XY होते हैं। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 में मनुष्य में पुरुषों के यौन गुणसूत्र में डैश समूह होते हैं। क्या होते हैं? XY होते हैं। 46 में आमतौर पर मेडेलियन कारक का रूप या क्या आमतौर पर मेडेलियन कारक क्या कहलाते हैं? आंसर हो जाएगा जीन कहलाते हैं। क्या? जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन विविधता डैश है। क्या विविधता एक ही प्रजाति के व्यक्ति के बीच संसार है। क्या है? एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच अंतर क्या है? ए बी में हो जाएगा एक ही माता की पिता की संतानों के बीच का अंतर। सी होगा उपयुक्त सभी। तो आंसर सी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 48 मेडल ने किस आधार पर युग्मक की शुद्धता का नियम दिया? कह रहा है कि मेडल ने किस आधार पर युग्मक की शुद्धता का नियम दिया? तो ऑप्शन ए होगा पश्चिम संस्करण और बैंक क्रॉस। बी में हो गया द्विसंस्करण संस्करण। सी होगा परीक्षण संस्करण। डी होगा एक संकर संकरण। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर। इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है? पुरुष में क्या पाया जाता है? Y गुणसूत्र। बी में हो गया 2 गुणसूत्र। सी में हो गया X गुणसूत्र। डी में हो गया XX गुणसूत्र। आंसर हो जाएगा ए, Y गुणसूत्र। पुरुषों में पाया जाता है Y गुणसूत्र। और 50 में होगा वंशानुक्रम की इकाई है। वंशानुक्रम की इकाई है। तो हो जाएगा क्या? जीन हो जाएगा। डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 पुनर्जनन का अर्थ है डैश। ऑप्शन
ए में हो गया खोए हिस्से का प्रतिस्थान, बी में हो गया छोटे खंड से जीव के पूरे शरीर का निर्माण, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ तक हो गया है। टोटल 58 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन और हैं, आप यहाँ से 7 क्वेश्चन कर लीजिए। चलिए 52 में आ जाइए। मेडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशानुगति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया वह क्या था? गार्डन पी मटर था। गार्डन पी मटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 में महिला रोगाणु कोशिका जर्म सेल में गुणसूत्रों की संख्या है कितना है? 23 है। कितना? 23। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 में मटर के पौधों में डैश कैरेक्टर क्या रिसेसिव होते हैं? कितना रिसेसिव होता है? तो मटर के पौधों में डैश कैरेक्टर रिसेसिव होते हैं। क्या होते हैं? तो झुर्रीदार बीज होते हैं। क्या होता है? झुर्रीदार बीज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं मटर के एक पौधे में अप्रभावी होता है? क्या होता है? अप्रभावी होता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? झुर्रीदार बीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 मेडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है मेरे प्यारे दोस्तों? तो लैंगिक प्रजनन के आधार पर आधारित है। लैंगिक जनन। नेक्स्ट 25 नंबर जीनोम क्या है? जीनोम चित्रण क्या है? जीनोम चित्रण क्या है? जीनोम मैपिंग का इनमें से संबंध है। किसमें संबंध है? तो जीन्स का चित्रण। बी। 58 का आ जाइए। 58 का लास्ट क्वेश्चन मेडल ने मटर के पौधों को चुना क्यों चुना? क्योंकि क्या उपयुक्त सभी विकल्प सही है, वे प्रस्थित थे, और ये क्या हो गया? डी उनमें विषम दिखने वाले गुण है। आंसर हो जाएगा डी है, उनमें विषम दिखने वाले गुण थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बतलाएं। और आप लोग अभी तक नए हैं और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हमको मोटिवेशनल मिल सके। तो चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अब कल के लिए 12 नंबर रहेगा, चैप्टर नंबर 12 रहेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग लगे रहे और डेली अपडेटेड रहे और डेली क्लास करते रहे। तो अब इससे होगा कि आपको रेगुलरिटी बना हुआ रहेगा और आपको इस बुक को एक बार जब पढ़ लीजिएगा तो एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा, आपको यहीं से सभी जगह का क्वेश्चन आने वाला है। तो आप लोग मेहनत करिए प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छे से मेहनत करिए। तो चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो चल रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।